सो वेलकम बैक। हम लोगों ने चैप्टर कंप्लीट कर दिया था रोटेशनल काइनेमैटिक्स एंड एनर्जी। लास्ट वीडियो में हमने ये चैप्टर कंप्लीट किया है। अब हम केवल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फ्रॉम दिस चैप्टर। पहले विल गोइंग टू स्टार्ट विद इजी वन एंड देन विल गोइंग टू इंक्रीज द लेवल वन बाय वन। So first question on your screen now. So conceptual question है, कह रहे हैं कि can you drive a car in such a way that your tangential acceleration is non-zero at the same time your centripetal acceleration is zero? क्या ऐसा हो सकता है? देखो, it is actually not possible. This is not possible. अब इसका reason मैं बताता हूँ कि whenever you are in a circular motion, तो सपोज आप सर्कुलर मोशन में हैं, अब आप भले ही इसको आप यूनिफॉर्म स्पीड से चला रहे हो, बट सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन तो आएगा ही आएगा टुवर्ड्स द सेंटर, वो ज़ीरो नहीं हो सकता। टेंजेंशियल ज़ीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। टेंजेंशियल ज़ीरो कब होगा? जब आपकी जो स्पीड है ओमेगा अगर ये कांस्टेंट है, तब ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा। बट अगर ओमेगा वेरी कर रहा है, तब ये AT भी नॉन जीरो होगा और AC तो हमेशा ही नॉन जीरो होगा सर्कुलर मोशन में। सो दिस इज नॉट पॉसिबल। नाउ लेट्स जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड यहाँ पे कह रहे हैं द फैक्ट दैट द अर्थ रोटेट्स गिव्स द पीपल इन द न्यूयॉर्क अ लीनियर स्पीड ऑफ अबाउट 750 माइल्स पर आवर। ठीक है, हमें मालूम है कि अर्थ रोटेट कर रही है, तो जो लीनियर स्पीड है, जो लोग न्यूयॉर्क में रह रहे हैं उनकी जो लीनियर स्पीड है वो हमें दे रखी है 750 माइल्स पर आवर। नेक्स्ट कह रहे हैं कि वेयर यू शुड स्टैंड ऑन द अर्थ टू हैव द स्मॉलेस्ट पॉसिबल लीनियर स्पीड। तो लीनियर स्पीड आपकी कम से कम हो, आप अर्थ पे कहाँ खड़े हुए हैं? देखो, ये अपना एक्सिस ऑफ रोटेशन है अर्थ का। आप एक्सिस ऑफ रोटेशन से जितना पास रहेंगे, क्योंकि लीनियर स्पीड आर ओमेगा होता है, ओमेगा तो हर पॉइंट पे कांस्टेंट, आप किसी भी पॉइंट पे खड़े हो जाइए अर्थ पे, ओमेगा विल ऑलवेज बी कांस्टेंट। बट लीनियर स्पीड कम हो सकती है कहाँ पे? अगर आप बिल्कुल एक्सिस पे ही खड़े हो, तो वहाँ पे तो आर जीरो हो गया, तो वहाँ पे स्पीड जीरो हो गई। इसका मतलब यू शुड बी नियर टू द पोल्स। अगर आप पोल्स के पास खड़े हैं, क्योंकि इट पासिस थ्रू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो आपकी जो स्पीड होगी वो कम होगी। सो you should stand near the poles. Now let's jump to the next question. So ये है next question and यहाँ पे कह रहे हैं कि at the local carnival you and a friend decided to take a ride on a Ferris wheel. So आप circular motion में होंगे अगर आप Ferris wheel पे ride ले रहे हैं, तो correct. Now as the wheel rotates with कांस्टेंट एंगुलर स्पीड, सपोज ये कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा से रोटेट कर रहा है अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। आपके दोस्त हैं, वो 4 क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं। पहला क्वेश्चन पूछते हैं कि इज माय लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट? क्या हमारी लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट है? तो देखो यार, हमें पता है कि किसी भी पॉइंट पे अगर आप लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन देखो तो वो चेंज हो रही है। यहाँ पे टेंजेंशियल होती है, ऐसे होगी, यहाँ पे ऐसे होगी, यहाँ पे ऐसे होगी, यहाँ पे ऐसे होगी, चेंज हो रही है। अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी कैसे कांस्टेंट रह सकती है? सो द आंसर इज नो, इट इज नॉट कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है। इज माई लीनियर स्पीड कांस्टेंट? यस, स्पीड इज कांस्टेंट। स्पीड का मतलब तो मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हो। v जो होता है, अगर मैग्नीट्यूड देखो तो r ओमेगा होता है, r कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट, तो स्पीड जो होगा वो कांस्टेंट ही होगी। तो यस, अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो वो कांस्टेंट है, दैट इज यस। नेक्स्ट इज माय सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन कांस्टेंट? दिस इज आल्सो यस। सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है? v स्क्वायर ओवर r। अब v कांस्टेंट है, केवल मैग्नीट्यूड की बात चल रही है यहाँ पे, तो v कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट होगा ही होगा। बट इज माई डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है, डायरेक्शन चेंज हो रही है। यहाँ पे देखूं तो ऐसे है, 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 तो हर पॉइंट पे डायरेक्शन तो चेंज हो रही है। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे कह रहे हैं कि वाई शुड चेंजिंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन दैट इट्स शेप एंड मास रिमेन्स द सेम। तो ठीक है ना, मास और अगर आप शेप मान लो सेम रख भी रहे हो, बट अगर आप एक्सिस चेंज कर दोगे, एक बार आपने एक्सिस रखा ये और आपने एक बार एक्सिस रखा ये, तो अगर इस एक्सिस से आप इस मास का डिस्टेंस देखोगे तो सपोज कुछ आर है, बट अब अगर यहां से देखोगे तो चेंज हो चुका होगा ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया केवल शेप और एक्सिस पे नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे भी डिपेंड करता है कि एक्सिस से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास कितना है। तो अगर आप एक्सिस चेंज कर रहे हो तो मास का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो गया। देखो यहां पे एक्सिस से इसका डिस्टेंस आर था, जनरलाइज फॉर्मूला क्या होता है, एम आर स्क्वायर। आर चेंज हो गया, अब यहां पे इस एक्सिस से देख रहा हूं तो ये आर इसका चेंज हो चुका है, तो आई चेंज होगा ही होगा। The moment of inertia depends on the shape, size, mass and the distribution of mass from the axis of rotation. So बिल्कुल चेंज होगा ही होगा, ये इसका आंसर था। और क्यों था वो मैंने बता दिया, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास चेंज हो गया। Now let's move to the next question. So ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे कह रहे हैं we have a two sphere of identical radius and mass. ओके, दो स्फेयर है ऑफ आइडेंटिकल मास एंड रेडियस, एक होलो है और एक सॉलिड है। हमें मालूम नहीं है कौन सा होलो है कौन सा सॉलिड है। हमें ये बताना है कि आप कैसे बता पाएंगे बिना चेक करे कि होलो कौन सा और सॉलिड कौन सा है। तो देखो, अगर हमें मालूम है, अभी अब जस्ट पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है फॉर रोटेशन में, अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो अगर आप दोनों को सेम स्पिन दो, ओमेगा दोनों का सेम रखो, अब देखो आई जिसका ज्यादा होगा उसके काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी, और जिसके काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी रोटेशन में वो ज्यादा स्पिन करेगा, ज्यादा देर तक स्पिन करेगा एज कंपेयर टू द अदर वन। तो और ये चीज़ भी हमें मालूम है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है होलो का वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। क्यों होता है वो हमें, उसका रीजन अलग है, वो हमें मालूम है, बट होता है होलो का ज़्यादा। बता भी देता हूँ क्यों होता है, क्योंकि होलो में क्या होता है कि एक्सिस से जो मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत दूर दूर है और सॉलिड में पास है, इसलिए होलो का ज़्यादा होता है। अच्छा, होलो का ज़्यादा है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी, मतलब ये होलो वाला ज़्यादा देर तक स्पिन करेगा। इसका मतलब हम बता पाएंगे कि when will spin with same speed omega, तो the one which spins for the greater time will be the hollow one। तो ये होगा इसका आंसर। Now let's jump to the next question. So ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे कह रहे हैं कि suppose we have a hoop of radius r and mass m and another hoop of radius r and mass 2m। मास हमने डबल कर दिया है एंड दे आर रिलीज्ड ऑन फ्रॉम रेस्ट ऑन इंक्लाइन प्लेन एट द सेम टाइम। तो सपोज ये इंक्लाइन प्लेन है और यहाँ से हम लोग इसको हुप को जो है रिलीज कर रहे हैं यहाँ से टॉप मोस्ट पॉइंट पे। एक ये वाली कंडीशन है और दूसरी में ये वाली कंडीशन है, बस मास डबल हो गया है। अब हमें ये बताना है कि पहले कौन पहुँचेगा, यहाँ पर पहले कौन सा पहुँचेगा, जिसका मास है m है वो पहुंचेगा, जिसका मास 2m है वो पहुंचेगा। मुझे मालूम है कि शायद बहुत से लोग ये कहें कि क्योंकि इसका मास ज़्यादा है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा। यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा इसका मतलब ये बॉटम मोस्ट पॉइंट पे सबसे लेट पहुंचेगा, क्योंकि ये रजिस्ट टू रोटेट ज़्यादा करेगा और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है तो ये जल्दी पहुंच जाएगा। बट ये रीज़न गलत हो गया। वो ये चीज़ वैलिड होती अगर दोनों का मास सेम होता और ऑब्जेक्ट भले अलग अलग होते, बट अब ये चीज़ यहाँ पे सेम नहीं हो पा रही है। बताता हूँ क्यों ये चीज़ यहाँ पे क्यों नहीं फिट हो पा रही है। देखो v अभी हम पढ़ के आए थे पिछले चैप्टर में, हमने देखा था जो लास्ट चैप्टर हमने कंप्लीट किया है, 2gh ओवर 1 प्लस आई ओवर एम आर स्क्वायर। ये चीज़ हम पढ़ के आए हैं कि जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा उसकी स्पीड कम होगी। ये बात तो ठीक है,
बट यहाँ पे हम एक चीज़ बोल रहे हैं कि ये रेशियो है आई ओवर एम आर स्क्वायर का, आई ओवर एम आर स्क्वायर। अगर आप मास को डबल कर रहे हो तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देखो अगर मैं इस केस की बात करूँ तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, एम आर स्क्वायर होगा हुप के, इसके लिए हुप के लिए दोनों कट जाएगा, वन बच जाएगा। अच्छा अगर मैं ये लूँ इस वाले केस का देखूँ, तो अगर मैं रेशियो देखूँ आई, अब यहाँ पे मास तो 2m हो जाएगा ना, 2m आर स्क्वायर हो जाएगा, और अब मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखूंगा तो वो भी 2m आर स्क्वायर ही होगा। बोलो यार, और अब इसको काटूंगा तब भी 1 और 1 + 1 2, जो पहले जो बच रहा था वही होगा। मतलब दोनों की स्पीड जब ये नीचे पहुंचेंगे, दोनों की स्पीड सेम ही होगी, अलग अलग नहीं होगी, क्योंकि रेशियो कांस्टेंट रह गया। कल को ऑब्जेक्ट्स अलग होते, मान लो ये सॉलिड होता, ये होलो होता, ये से हुप होता, तो आई चेंज हो जाता, एम चेंज हो रहा है तो आई भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि एक के लिए तो आई होगा एम आर स्क्वायर और दूसरे के लिए आई होगा एम आर स्क्वायर बाय 2। बट ऐसा कुछ यहाँ पे है नहीं, तो हम डायरेक्टली खाली मोमेंट ऑफ इनर्शिया को देख के नहीं बोल पाएंगे, हमें ये रेशियो देखना पड़ेगा कि आई ओवर एम आर स्क्वायर क्या ये कांस्टेंट है या चेंज हो रहा है। बट यहाँ पे कांस्टेंट रह रहा है, अगर आप मास को डबल कर रहे हो तो ये भी तो 2m हो रहा है और आई भी 2i हो रहा है, तो ठीक है दोनों कट जाएंगे, चीज़ सेम ही रहेगी। तो जो हुप है ना, कोई ना पहले पहुंचेगा कोई ना बाद में पहुंचेगा, दोनों एक साथ पहुंचेंगे। तो काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग था ये क्वेश्चन, मतलब दे विल रीच एट द सेम टाइम, ये होगा इसका आंसर। बी में कह रहे हैं कि अगर मैं इनका रेडियस चेंज कर दूं तो, मतलब एक को आर रखूं दूसरे को 2r कर दूं, या इसको 3r कर दूं इसको 2r, मतलब रेडियस चेंज कर दूं तो क्या कुछ चेंज आएगा हमारे आंसर में? तब भी कोई चेंज नहीं आएगा। देखो अगर आप r को चेंज करोगे तो उसके हिसाब से ये भी तो चेंज हो जाएगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में जो r आ रहा है वो भी चेंज होगा, दोनों कट जाएंगे, चीज़ वही रहेगी। तो तब भी जो है हमारे पास वो सेम ही टाइम पे पहुंचेंगे, कोई ना आगे पहुंचेगा कोई ना पीछे पहुंचेगा, दोनों के दोनों एक टाइम पे पहुंचेंगे। तो काफ़ी अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। चलिए अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए कंसेप्चुअल क्वेश्चंस तो काफ़ी देख लिए, अब कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ एंगल्स दे रखे हैं डिग्री में, हमें कन्वर्ट करना है रेडियन में। ओके सो 30 डिग्री हमें दे रखा है, तो हमें मालूम है कि 180 डिग्री का मतलब क्या होता है, पाई रेडियन होता है। तो ये कटेगा 1 पे, ये कटेगा किस पे, 6 पे, तो ये हो जाएगा पाई बाय 6। और अगर मैं 45 को लिखना चाहूँ तो पाई रेडियन ओवर 180 डिग्री, तो ये कटेगा 1 पे, ये कटेगा 4 पे, तो पाई बाय 4 रेडियन। तो ये होगा इक्विवेलेंट एंगल्स इन रेडियंस। नाउ लेट्स जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे इस बार हमें एंगल्स दे रखे हैं इन रेडियंस एंड वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू डिग्रीज। सो पहले भी हमें दे रखा है पाई बाय 6 रेडियन, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पाई रेडियन हमें मालूम है ये होता है 180 डिग्रीज, तो यहाँ से पाई कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा 30 डिग्री, और रेडियन से रेडियन कैंसिल, यू विल गेट द आंसर इन डिग्रीज। बी में है 0.70 पाई रेडियन, सेम कॉन्सेप्ट, पाई रेडियन में हमारे पास होता है 180 डिग्रीज, पाई रेडियन will cancel, you will get the answer in degrees to be equals to 126 degrees. Now let's move to the next question. So ये है next question and यहाँ पे हमें लिखना है कि angular speed of the second hand on a clock in the following units. A पार्ट में revolution per hour. अच्छा सेकेंड हैंड जो है वो 1 रेवोल्यूशन जो है एक चक्कर कितने सेकंड में कंप्लीट करती है, 1 मिनट में, या बोल लो 60 सेकंड्स में। तो 60 सेकंड्स में वो 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेती है, तो इसकी एंगुलर स्पीड कितनी हो गई ओमेगा, 1 रेवोल्यूशन ओवर 60 सेकंड्स, इतना ही होगा। बट हमें आंसर लिखना है रेवोल्यूशन पर आवर में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको यूनिट कन्वर्ट कर लेंगे। हमें मालूम है कि 3600 सेकंड में 1 घंटा होता है, 1 आवर। सो दिस वुड बी इक्वल्स टू 60 रेवोल्यूशन पर आवर, मतलब 1 आवर में 60 रेवोल्यूशन वो कंप्लीट कर लेती है। ओके बी पार्ट में बताना है हमें ओमेगा इन डिग्री पर मिनट। तो जस्ट अभी हमने देखा कि इसकी स्पीड होती है 1 रेवोल्यूशन पर 60 सेकेंड, फिर से यूनिट कन्वर्ट कर देते हैं। देखो 60 सेकेंड में होता है 1 मिनट,
और हमें डिग्री में लिखना है, तो 1 रेवोल्यूशन में कितने डिग्री होते हैं? 360 डिग्री होते हैं। तो दिस वुड बी इक्वल्स टू 360 डिग्री पर मिनट। करेक्ट। नाउ नेक्स्ट सी पार्ट में हमें लिखना है ओमेगा इन रेडियन पर सेकेंड। तो 1 रेवोल्यूशन पर 60 सेकेंड, ये तो हमें मालूम है। अच्छा, 1 रेवोल्यूशन में कितने डिग्री, सॉरी कितने रेडियंस? 2 पाई रेडियंस। तो ये हो जाएगा पाई बाय 30 रेडियन पर सेकेंड। So these are the required results. Now let's move to the next question. So ये है next question and यहाँ पे कह रहे हैं कि one of the most studied objects in the night sky is Crab Nebula, the remain of the supernova exploded observed by Chinese in 1054. सबसे पहले समझो सुपरनोवा क्या होता है। सुपरनोवा ये होता है जब किसी भी स्टार की लाइफ खत्म हो जाती है तो एक्सप्लोड कर जाता है, उसको बोलते हैं सुपरनोवा। तो ऐसे ही सुपरनोवा चाइनीज़ लोगों ने देखा था 1054 में, और 1968 में ये डिस्कवर हुआ दैट अ पल्सर, a rapidly rotating neutron star that emits a pulse of radio wave with each revolution lies in near the center of Crab Nebula. तो जो एक्सप्लोजन हुआ था 1054 में, तो उसके कुछ रिमेन्स बच गए थे। तो एक ही रिमेन, उसमें से एक रिमेन था क्रैब नेबुला। तो उसके सेंटर में एक न्यूट्रॉन स्टार है जो कि रेडियो वेव्स इमिट कर रहा है, और जो पीरियड है ऑफ दिस पल्सर इज गिवन टू बी 33 मिली सेकेंड। मिली सेकेंड मतलब 10 टू द पावर -3 सेकेंड्स। तो ये टाइम पीरियड पल्सर का हमें दिया हुआ है। हमें ये बताना है कि इसकी एंगुलर स्पीड कितनी होगी। तो एंगुलर स्पीड निकालना तो कोई बड़ी बात नहीं है, बट कॉन्सेप्ट समझो कि ये इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च पेपर पब्लिश हुए हैं। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए क्रैब नेबुला के बारे में। और ये जो सुपरनोवा जो चाइनीज़ लोगों ने देखा था 1054 में, काफ़ी वीडियोज़ आपकी मिल जाएंगी आपको यूट्यूब पे। तो काफ़ी अच्छा नज़ारा होता है, ये देखने लायक होता है। बट अब हम अपने जीवन काल में कभी देख पाएंगे कि नहीं ये तो नहीं मालूम, बट चलो अभी अभी यहाँ पे फिलहाल हम ओमेगा निकालते हैं। ओमेगा है डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या टाइम पीरियड ही है बेसिकली, तो मैं टी ही लिख देता हूँ नीचे। और 1 कितना थीटा कितना कवर करेगा 1 पीरियड में? 2 पाई ही करेगा, 2 पाई रेडियन। और टाइम पीरियड कितना है? 0.033 सेकेंड्स। सिंप्लीफाई करो, यू विल गेट 190 रेडियन पर सेकेंड। तो ये इसकी एंगुलर स्पीड हो गई। द रोटेशन रेट ऑफ द पल्सर इज अराउंड 190 रेडियन पर सेकेंड। अगर आप इसको रेवोल्यूशन पर मिनट में देखोगे तो करीब करीब 1800 रेवोल्यूशन पर मिनट आएगा। तो काफ़ी अच्छा फिनोमेना है। एज अ फिजिक्स स्टूडेंट हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन एंड यहाँ पे क्या रहे हैं, द एंगुलर स्पीड ऑफ द बर्ड इज 346 रेडियन पर सेकेंड। हमारी इच्छा है कि हम उसका पीरियड बताएं, द पीरियड ऑफ इट्स फ्लैपिंग मोशन। ओके, सो पीरियड का मतलब कि एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने में उसको कितना टाइम लग रहा है, उसी को हम पीरियड बोलते हैं। सो टाइम क्या होगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय द स्पीड w। नाउ सॉरी ओमेगा। नाउ एक चक्कर में वो कितना एंगल कवर करेगा? 2 पाई, और ओमेगा में दे रखा है 346 रेडियन पर सेकेंड। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें जो आंसर आएगा वो सेकंड में आएगा एंड दैट वुड बी 0.018 सेकेंड, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 18 मिली सेकेंड। मतलब करीब करीब 55 वो चक्कर काट देती है 1 सेकेंड में। इट्स अमेजिंग, 1 सेकेंड में इतना रेवोल्यूशंस कंप्लीट कर लेती है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो एंगुलर स्पीड है अपने रोटेटिंग फैन की, वो जब वो रुकता है तो वो स्पीड धीरे धीरे कम हो रही है। हमें बताना है कि एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन क्या रही होगी बिटवीन द टाइम 3 कंडीशंस गिवन, जब 0 से लेके 2 सेकेंड्स तक के बीच में जो है एंगुलर एक्सेलरेशन कितनी रही होगी, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन।
सो एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन हमें पता है, it will be the change in angular speed divided by the time elapsed delta t. So 2 सेकेंड, 0 से 2 सेकेंड्स तक डेल्टा टी तो हो जाएगा 2 सेकेंड, और इसमें चेंज कितना आ गया 5, सॉरी फाइनल माइनस इनिशियल लिखेंगे ना, तो 4.1 माइनस 5 इतना, तो मतलब 0.9 आ गया नेगेटिव में, तो माइनस 0.9 डिवाइड बाय 2 ये हो जाएगा, तो दैट वुड बी नेगेटिव 0.45 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर्ड। नेक्स्ट में कह रहे हैं कि 0 से 4 तक, तो अल्फा बी, ये बी पार्ट के लिए लिख देता हूँ, तो एवरेज 0 से 4 के बीच में, तो डेल्टा टी तो 4 सेकेंड हो जाएगा 0 से लेके यहाँ तक, और ये डेल्टा डब्ल्यू कितना हो जाएगा 3 माइनस 5 माइनस 2 हो जाएगा, तो माइनस 2 डिवाइड बाई 4, तो माइनस 1/2 लिखो या माइनस 0.5 लिख दो रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर्ड। ऐसे ही सी पार्ट में कह रहे हैं कि 2 से लेके 4 सेकेंड के तक, मतलब यहाँ से लेके यहाँ इसके बीच में क्या रही होगी एवरेज एक्सेलरेशन, तो ये करीब करीब आ जाएगी, मैं डायरेक्टली आंसर ही लिख देता हूँ, सेम मेथड हम यूज़ करेंगे, यू विल गेट नेगेटिव 0.55 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर्ड। यहाँ पे नेगेटिव साइन क्लियरली शो कर रहा है कि जो स्पीड है वो कम हो रही है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि द एंगल ऑफ द एरोप्लेन प्रोपेलर मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन बाय दिस। ओके, नाउ वी हैव टू, 4-5 पार्ट है इसके अंदर, और हमें एस्टिमेट करना है ए पार्ट में कि एंगुलर इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी क्या रही होगी प्रोपेलर की एट टाइम t इक्वल्स टू 0। सो एट टाइम t इक्वल्स टू 0 हमें ओमेगा इंस्टेंटेनियस एंगुलर स्पीड निकालनी है। सो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें बाय कैलकुलेटिंग एवरेज एंगुलर वेलोसिटी फ्रॉम t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू 0.01 सेकेंड। मतलब देखो इंस्टेंटेनियस निकालने के लिए एक्चुअली क्या होता है, हमें इसको डिफरेंशिएट करके फिर हमें निकालना होता है, बट क्योंकि हम अभी कैलकुलस यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम सिंपल मैथमेटिक्स, सिंपल अलजेब्रा की हेल्प से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम एस्टिमेट करेंगे कि इसकी एंगुलर स्पीड क्या रही होगी बिटवीन द टाइम दिस एंड दिस, तो वो हम एस्टिमेट कर देंगे कि t इक्वल्स टू 0 सेकेंड पे इतनी रही होगी। ओके, सो देखो अब ये जो ओमेगा है हम लोग कैसे निकालते हैं, डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी, यही निकालते हैं। सो फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय टी। देखो अब ये थीटा है एट टाइम t इक्वल्स टू 0.010 सेकेंड, और ये थीटा है एट 0 सेकेंड पे, और t तो हमें पता ही है 0.01 माइनस 0 हो जाएगा। तो देखो अब इतने सेकेंड पे t की वैल्यू आप यहाँ पुट करो, ये 0.010, और तो आपके पास आ जाएगा 125 रेडियन, और t की वैल्यू आप 0 पुट करोगे तो 0 ही आएगा, डिवाइड बाय ये हो जाएगा 0.010 माइनस 0, तो यहाँ से अपने पास ओमेगा आ जाएगा 125 रेडियन। तो अप्रॉक्सीमेट कि एट टाइम t इक्वल्स टू 0 पे जो ओमेगा होगा वो कितना होगा 125 रेडियन पर सेकेंड, ये हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट बी पार्ट में कह रहे हैं हमें एस्टिमेट करना है अपना एंगुलर वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। ओके, तो अभी हमने 0 सेकेंड पे बताया था, अब हमें बताना है कि 1 सेकेंड पे एंगुलर इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी कितनी रहेगी होगी। तो वही मेथड यूज़ करेंगे, हम एस्टिमेट करेंगे बिटवीन द टाइम 1 एंड 1.010 सेकेंड्स। तो ओमेगा this would be theta at time t equals to 1.010 minus theta at time t equals to 1 second डिवाइड बाय डेल्टा t, तो वो तो वही होएगा, दोनों को माइनस करोगे तो 0.010 ही आएगा। तो अब क्या करो कि आप t की वैल्यू यहाँ पे एक बार पुट करो 1.01 और एक बार पुट करो 1, और दोनों का ले लो डिफरेंस। तो जब मैं 1 पुट करूँगा 1.01 पुट करूँगा तब आपके पास आ जाएगा 169 रेडियन, 0.60 रेडियन,
और जब आप 1 पुट करोगे तो आएगा 167.50 रेडियन एंड देन डिवाइड बाय 0.010। तो ओमेगा एट जो एवरेज ये जो ओमेगा आएगा ये अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 210 रेडियन पर सेकेंड। तो हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि एट टाइम t इक्वल्स टू 1 जो इंस्टेंटेनियस एंगुलर स्पीड रही होगी वो करीब 210 रेडियन पर सेकेंड रही होगी। सिमिलरली अब हमें सी पार्ट में बताना है, वी हैव टू एस्टिमेट द नाउ नेक्स्ट पार्ट में हमें एस्टिमेट करना है अपनी एंगुलर स्पीड, इंस्टेंटेनियस एंगुलर स्पीड एट टाइम t इक्वल्स टू 0 बाय कैलकुलेटिंग द एवरेज स्पीड। वही है t इक्वल्स टू 2 और t इक्वल्स टू 2.10 सेकेंड के बीच में हम एवरेज निकालेंगे, वही हम एस्टिमेट कर देंगे कि एट t इक्वल्स टू पे इंस्टेंटेनियस कितना होगा। तो सेम मेथड हम लोग यूज़ करेंगे। पहले हम एट टाइम t इक्वल्स टू 2.10 पे हम थीटा निकालेंगे, फिर एक बार 2 सेकेंड पे थीटा निकालेंगे एंड देन दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाय डेल्टा t। तो वहाँ से अपने पास जो ओमेगा आएगा एट टाइम t इक्वल्स टू 2 सेकेंड इंस्टेंटेनियस स्पीड ये आएगी करीब 295 रेडियन पर सेकेंड एंड दिस वुड बी द आंसर फॉर द सी पार्ट। Now next in the B part कह रहे कि based on the results that you have obtained in A, B and C part, the angular acceleration of the propeller positive, negative और 0। तो देखो at time t equals to 0 पे इतनी स्पीड आई है, t equals to 1 पे इतनी आई है, t equals to 2 पे इतनी आई है। तो आप देख रहे हो स्पीड बढ़ रही है, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारी जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव होगी, तभी तो हमारा ओमेगा इंक्रीज कर रहा है। तो डी पार्ट में हम कह सकते हैं कि जो अल्फा है ये पॉजिटिव है। 0 होता तो ओमेगा कांस्टेंट रहता, नेगेटिव है तो ओमेगा डिक्रीज कर रहा होता। अब क्योंकि ओमेगा बढ़ रहा है तो मतलब अल्फा पॉजिटिव है। नाउ नेक्स्ट ई पार्ट में कह रहे हैं कि आप जो है अल्फा निकाल के दिखा दीजिए फ्रॉम टाइम t इक्वल्स टू 0 एंड 1 सेकेंड के बीच में और 1 और 2 सेकेंड के बीच में। तो पहले एट टाइम t इक्वल्स टू 1 सेकेंड और t इक्वल्स टू 0 सेकेंड के बीच में अल्फा निकाल लेते हैं। तो देखो ओमेगा कितना आया था 1 सेकेंड पे 210 रेडियन आया था, और 0 सेकेंड पे कितना आया है 125 आया है, डिवाइड बाय डेल्टा t 1 माइनस 0 इज 1, तो ये आ जाएगा 85 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसे ही टाइम t इक्वल्स टू 2 और 1 सेकेंड के बीच में भी निकाल लेते हैं अल्फा। टाइम t इक्वल्स टू 2 पे ओमेगा कितना आया था 295 और 1 पे कितना आया था 210 डिवाइड बाय 1, तो ये भी कितना आया 85 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। देख रहे हो कि जो अल्फा है वो तो कांस्टेंट है 85 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, बट ओमेगा जो है वो इंक्रीज कर रहा है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन एंड यहाँ पे कह रहे हैं कि आफ्टर फिक्सिंग अ फ्लैट टायर on a bicycle you give it a spin if its angular speed was 6.35 radian per second and it rotated for 14.2 revolution before coming to rest, तो एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन बताइए। और बी पार्ट में कह रहे हैं कि कितने टाइम तक वो व्हील रोटेट हुआ ये बताना है। तो आपने जो इनिशियल एंगुलर स्पीड दी वो दी 6.35 रेडियन पर सेकेंड, और वो कितने चक्कर काटे, मतलब डेल्टा थीटा हमें दे रखा है 14.2 रेवोल्यूशन, इतने उसने रेवोल्यूशन कंप्लीट किए बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो फाइनल जो स्पीड है वो 0 हो गई। एंगुलर एक्सेलरेशन बतानी है, सो वी कैन यूज द काइनेमेटिक इक्वेशंस। आई कैन राइट द फाइनल ओमेगा माइनस द इनिशियल ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स अल्फा डेल्टा थीटा। यहाँ से मैं अल्फा ईजिली निकाल ले जाऊँगा। फाइनल तो हो गया है 0, इनिशियल है 6.35 एंड इट्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2 टाइम्स डेल्टा थीटा इज 14.2 रेवोल्यूशन। अच्छा ये चीज़ हमें रेडियन में दे रखा है और ये रेवोल्यूशन में दे रखा है, तो आपको यूनिट कन्वर्ट करनी पड़ेगी। तो 1 रेवोल्यूशन में कितने रेडियंस होते हैं 2 पाई रेडियन, तो मल्टीप्लाइड विद 2 पाई रेडियन। अब जो आंसर आएगा वो रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर में आ जाएगा एंड दैट वुड बी नेगेटिव 0.226 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट कह रहे हैं कि कितने टाइम तक वो व्हील घूमता रहा। अगेन आई एम गोइंग टू यूज द काइनेमेटिक इक्वेशन ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से जो टी आएगा वो ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट डिवाइड बाय अल्फा।
ओमेगा पता है 0, सॉरी हाँ फाइनल तो 0 ही है, इनिशियल पता है ये, अल्फा पता है ये, पुट करोगे आपकी वैल्यू आ जाएगी 28.1 सेकेंड्स। तो इतने सेकंड तक वो घूमता रहा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे कह रहे हैं सीलिंग फैन इज रोटेटिंग एट दिस मच स्पीड। अब उसको बंद कर दिया गया है, स्लोली वो धीरे 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 बंद हुआ इन 2.4 मिनट्स। तो ए पार्ट में हमें बताना है कि हाउ मेनी रेवोल्यूशन डज द फैन मेक इन दिस टाइम। तो कितने रेवोल्यूशन इसने कंप्लीट करे। अच्छा जी, तो दो काफ़ी सारे तरीके हैं इसको सॉल्व करने के लिए। आप पहले अल्फ़ा निकाल लो, अल्फ़ा निकालने के बाद आप ये वाली इक्वेशन यूज़ करो, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फ़ा डेल्टा थीटा। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि अल्फ़ा हमें पता है और ये तो जिस पता है डेल्टा थीटा यहाँ से निकल जाएगा। तो कितने रेवोल्यूशन कंप्लीट किए वो पता चल जाएगा। बट हम यहाँ पे एवरेज स्पीड का भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे? डेल्टा थीटा जो होता है ये एवरेज स्पीड मल्टीप्लाइड विद टी, ये भी लिख सकता हूँ। एवरेज स्पीड मतलब हाफ फाइनल स्पीड प्लस इनिशियल स्पीड, ये हो गया एवरेज स्पीड मल्टीप्लाइड विद टी। इसका यूज़ करके भी हम लोग निकाल सकते हैं डायरेक्टली विदाउट कैलकुलेटिंग अल्फ़ा। तो 1/2 फाइनल स्पीड तो 0 हो गई है, इनिशियल स्पीड थी उसकी 0.96 रेवोल्यूशन पर सेकेंड मल्टीप्लाइड विद टाइम। देखो टाइम यहाँ पे सेकंड में दे रखा है, तो हमें इसकी भी 2.4 मिनट को भी सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 2.4 टाइम्स 60, तो ये सेकंड में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ से आंसर कितना आएगा, डायरेक्टली रेवोल्यूशन में आएगा। एक चीज़ और, काफ़ी लोग क्या करते हैं कि जैसे यूनिट रेवोल्यूशन में होती है या डिग्री में होती है उसको फटाफट रेडियन में कन्वर्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें फटाफट उसको, अगर आप एंगुलर क्वांटिटी से लीनियर क्वांटिटीज में जा रहे हो तब आप यूनिट कन्वर्ट करो। अदरवाइज आप रेवोल्यूशन में तो रेवोल्यूशन में खेलो, डिग्री में है तो डिग्री में खेलो, कोई आंसर गलत नहीं आएगा। अगर हमें आंसर यहाँ पे रेडियन में चाहिए होता तब मैं इसको कन्वर्ट करता, बट रेवोल्यूशन में तो कोई दिक्कत नहीं है, रेवोल्यूशन में आंसर आ गया, कोई ज़रूरत नहीं यहाँ पे कन्वर्ट करने की। नेक्स्ट बी पार्ट में कह रहे हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन द फैन मस्ट टेक फॉर अ स्पीड टू डिक्रीज फ्रॉम इतने से इतना। देखो हमें पता है कि स्पीड जो है वो लीनियरली डिक्रीज करेगी क्योंकि अल्फा कांस्टेंट है। तो अगर स्पीड आधी हुई है तो आधे टाइम में ही स्पीड कम हुई होगी, मतलब 2.4 में तो वो बिल्कुल ज़ीरो हो गई है, 0.96 से लेके, जैसे मान लो यहाँ पे अगर मैं ओमेगा वर्सेस टी का ग्राफ प्लॉट करूँ तो यहाँ पे मान लो इनिशियल था, फाइनल बिल्कुल ज़ीरो हो गई है यहाँ पे, और ये है एट टाइम टी इक्वल्स टू 2.4 मिनट, और ये है अपने पास एट टाइम टी इक्वल्स टू 0 मिनट। अब जब स्पीड आधी हुई होगी तो टाइम भी तो उसने आधा ही लिया होगा, 1.2 मिनट ही लिया होगा उसको आधी स्पीड होने तक। तो यहाँ से भी हम डेल्टा थीटा एवरेज स्पीड से ही निकालेंगे, कोई अल्फा अल्फा निकालने की ज़रूरत नहीं है। इसमें फाइनल स्पीड हो जाती है 0.48 प्लस इनिशियल स्पीड थी 0.96। ये रेवोल्यूशन पर सेकंड में है, ये बस ये ध्यान रखना है। टाइम कितना टाइम लगा होगा उसको इतनी स्पीड आधी होने में, आधा ही टाइम लगा होगा, 1.2 मिनट हो जाएगा। इसको 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेकंड में आ जाएगा, एंड दैट वुड बी इक्वल्स टू 52 रेवोल्यूशन। तो 52 चक्कर खाए आधे स्पीड होने में, और अगले कुछ 17 चक्कर में वो बिल्कुल रुक ही गया, क्योंकि हमें पता है थीटा और जो टी का जो ग्राफ होता है ये कुछ पैराबोलिक इस टाइप में होता है, मतलब ये लीनियर नहीं होता है, कर्व में होता है। तो स्टार्टिंग में तो वो चक्कर उसने काफ़ी खा लिए, लास्ट के रुकने के लिए उसने काफ़ी कम चक्कर खाए थीटा, और ग्राफ से भी हम देख सकते हैं, और यहाँ से तो हमें दिख ही रहा है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहे हैं एट 3 o'clock द आवर हैंड एंड द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक पॉइंट इन अ डायरेक्शन 90 डिग्रीज अपार्ट। इस पोजीशन पे एग्जैक्टली 90 डिग्री का डिफरेंस है इनके बीच में। हमें बताना है कि व्हाट इज द फर्स्ट टाइम आफ्टर 3 दैट द एंगल बिटवीन द टू हैंड्स हैज डिक्रीज्ड बाय 45 डिग्रीज। तो किस टाइम पे जो है ये इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 45 डिग्रीज हो जाएगा, ये बताना। मतलब 45 डिग्रीज हो गया मतलब 45 डिग्रीज बचा दोनों के बीच में एंगल, तो मतलब ये कुछ नीचे यहाँ आएगा, ये थोड़ा सा हल्का से रेड वाला भी थोड़ा सा नीचे शिफ्ट होगा आवर हैंड, तो कुछ
ये जो एंगल बनेगा ये 45 डिग्री का बनेगा, मतलब किस टाइम पे बनेगा 45 डिग्री, ये हमें बताना है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वही कॉन्सेप्ट वही है, एंगुलर मोशन, ये सर्कुलर मोशन में है हमारा आवर हैंड भी और मिनट हैंड भी, और दोनों की एंगुलर स्पीड डिफरेंट है, क्योंकि ये एक चक्कर काटने में अलग टाइम लेती है आवर हैंड, और मिनट हैंड अलग टाइम लेती है। सो जो फॉर्मूला मैं यूज़ करने वाला हूँ वो है थीटा इक्वल्स टू थीटा नॉट प्लस ओमेगा टी। तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। अच्छा, अगर ये फॉर्मूला मैं मिनट हैंड के लिए लिखूँ तो थीटा फॉर द मिनट हैंड इज इक्वल्स टू थीटा मिनट हैंड इनिशियली जो थीटा था प्लस ओमेगा ऑफ द मिनट हैंड टाइम्स टी। आवर हैंड के लिए लिखूँ तो थीटा एच इज इक्वल्स टू थीटा एच नॉट प्लस ओमेगा एच टाइम्स टी। देखो इनिशियली हम चाहते हैं कि इन दोनों के बीच में जो ये डिफरेंस हो ना, थीटा एच नॉट माइनस थीटा एम नॉट, ये डिफरेंस हो 90 डिग्री का, जो भी है जो कि हमें यहाँ पे दिख रहा है। फाइनल जो डिफरेंस हो थीटा एच माइनस थीटा एम, ये होना चाहिए 45 डिग्रीज का। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करूं, इसको लेट दिस बी सेकेंड इक्वेशन, लेट दिस बी फर्स्ट इक्वेशन, सो सेकेंड माइनस 1 मैं ये करने जा रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, थीटा एच माइनस थीटा एम इज इक्वल्स टू थीटा एच नॉट माइनस थीटा एम नॉट प्लस ओमेगा एच माइनस ओमेगा एम इंटू टी। और टी क्या है, जिस टाइम पे हम चाहते हैं कि फाइनल जो डिफरेंस हो इन दोनों के बीच में वो 45 डिग्री हो, तो टी वही होगा कि किस टाइम पे इन दोनों के बीच का एंगल 45 डिग्री का डिफरेंस होगा। इनिशियल डिफरेंस हमें पता है 90 डिग्री है, तो यहाँ से अगर मैं टी का एक्सप्रेशन लिखना चाहूँ तो टी आ जाएगा थीटा एच माइनस थीटा एम माइनस थीटा एच नॉट माइनस थीटा एम नॉट डिवाइड बाय डब्ल्यू एच माइनस डब्ल्यू एम। तो इनिशियल जो इनके बीच में डिफरेंस था वो तो 90 डिग्री था, फाइनल हम चाहते हैं कि 45 डिग्री हो जाए। अच्छा, बट हमें इनकी एंगुलर स्पीड नहीं पता है, तो वो निकालना कोई बड़ी बात है नहीं। एंगुलर स्पीड अगर मैं आवर हैंड के लिखूं तो ये 1 रेवोल्यूशन कितने घंटे में कंप्लीट करता है, 12 आवर में कंप्लीट करता है, यही होता है। और 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। तो ये कितना हो गया 0.50। अच्छा, एक चीज़ और, ये रेवोल्यूशन पर मिनट में आएगा, बट क्योंकि हमें ये जो एंगल है ये हमें डिग्री में दे रखा है, तो हमें इसको डिग्री में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, हमें मालूम है कि 1 रेवोल्यूशन में 360 डिग्रीज होते हैं, तब आएगा ये 0.5 डिग्री पर मिनट। ऐसे ही अगर मैं ओमेगा एम लिखूं, मतलब एंगुलर स्पीड फॉर द मिनट हैंड, तो ये 1 रेवोल्यूशन कितने मिनट में कंप्लीट करती है, 1 आवर या फिर 60 मिनट। और 1 मिनट में सॉरी मिनट में, तो मिनट में रखना है इसको, हमें रेवोल्यूशन को कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो 1 रेवोल्यूशन में 360 डिग्री, तो ये कितना हो गया 6 डिग्री पर मिनट। मतलब 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है और ये 1 मिनट में 0.5 डिग्री चलती है। अच्छा जी, तो अब टी पे यहाँ पुट कर देंगे इधर, तो ये हो जाएगा 45 माइनस 90 डिग्री डिवाइड बाय 0.5 डिग्री पर मिनट माइनस 6 डिग्री पर मिनट। सिंप्लीफाई करोगे टाइम की वैल्यू आ जाएगी 8.18 मिनट। मतलब जो टाइम होगा जिस टाइम पे ये आपस में आवर हैंड और मिनट हैंड 90 डिग्री पे होंगे 3 बजे के बाद, वो होगा 3 आवर्स 8 मिनट्स। और अगर मैं सेकंड की बात करूं तो 0.18 को 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा अप्रॉक्स 11 सेकेंड्स आएगा। तो 3 आवर्स 8 मिनट्स एंड 11 सेकेंड। इस टाइम पे जो है दोनों जो आवर हैंड और मिनट हैंड है वो आपस में 45 डिग्री पे होंगी। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे कह रहे हैं द अर्थ रेट ऑफ रोटेशन इज कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग एंड ड्यू टू दिस
देयर इज इंक्रीज इन ड्यूरेशन। अब अगर मैं 2006 की बात करूं तो उस ईयर में अर्थ टुक 0.840 सेकेंड्स लॉन्गर टू कंप्लीट 365 रेवोल्यूशन देन इट डिड इन 1906। मतलब 100 साल में करीब वो 0.840 सेकेंड्स बढ़ गए अर्थ को एक चक्कर काटने में, 365 रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में। तो हमें ये बताना है कि एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन क्या रही होगी ड्यूरिंग दिस 100 ईयर्स। तो ये चीज़ हमें बतानी है। तो देखो ओमेगा डिक्रीज कर रहा है तो नो डाउट अल्फा तो नेगेटिव आएगा ही आएगा। बट देखो यहाँ पे अब दो तीन तरीके आप सॉल्व करने का तरीका सोचोगे कि ओमेगा जो होता है ये कितना इसने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करे कंप्लीट करी डिवाइड बाय द टाइम पीरियड। अब 365 रेवोल्यूशन वो कंप्लीट कर रहा है, तो अगर मैं 1906 की बात करूं तो 365 इंटू 2 पाए इतने रेडियन कंप्लीट हो गए डिवाइड बाय टाइम पीरियड। अब एक साल में कितना टाइम कितना डेज होते हैं, 365 डेज होते हैं। देन मल्टीप्लाइड विथ 1 डे में 24 आवर्स और इंटू 60 सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए। ये हो गया अपना 1906 का। फिर आप 2006 का निकालेंगे, इसमें t प्लस डेल्टा टी हो जाएगा, ये फ़र्क आएगा बस यहाँ पे 0.840 हो जाएगा। तो यहाँ से डेल्टा ओमेगा आ जाएगा, दोनों का डिफरेंस लोगे आप। फिर हम वहाँ से अल्फ़ा निकाल लेंगे कि अल्फ़ा क्या होता है, डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी। ये प्रोसेस करके हम सॉल्व कर सकते हैं, बट ये काफ़ी कैलकुलेटेड और काफ़ी लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। थोड़ा सा अलग तरीके से चलेंगे, हमें निकालेंगे तो अल्फ़ा ऐसा ही डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी कि ओमेगा में कितना चेंज आया इन द 100 ईयर्स, यही अल्फ़ा होता है बेसिक डेफिनेशन। तो पहले हम डेल्टा ओमेगा की बात करते हैं। ये क्या होगा, फाइनल ओमेगा माइनस द इनिशियल ओमेगा, करेक्ट। फाइनल ओमेगा कितना होगा, सपोज कि इसने जो अपने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करी वो थीटा करी डिवाइड बाय द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इज टी प्लस डेल्टा टी। डेल्टा टी हमें दिया हुआ है कि ये है 0.840 सेकेंड्स। अच्छा, माइनस इनिशियल ओमेगा। अब देखो उसमें थीटा भी सेम ही करा था बट टाइम उसने कम लिया था। कितना टाइम लिया था, टी टाइम लिया था, ऐसे लिख सकते हैं। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा, टी टाइम्स टी प्लस डेल्टा थीटा। देन यहाँ पे मैं थीटा टी माइनस थीटा इंटू टी प्लस डेल्टा थीटा हो जाएगा। फर्दर अगर मैं ऊपर से थीटा कॉमन निकाल लूँ तो टी माइनस ये क्या हो जाएगा, माइनस टी माइनस डेल्टा थीटा डेल्टा टी सॉरी डिवाइड बाय टी इंटू टी प्लस डेल्टा टी, करेक्ट। यहाँ से टी से टी कटेगा तो यहाँ से डेल्टा ओमेगा कितना आ जाएगा, माइनस डेल्टा टी इंटू थीटा डिवाइड बाय, अब देखो टी प्लस डेल्टा टी इज अप्रॉक्सीमेटली टी यार, तो यहाँ पे मैं टी ही लिख सकता हूँ टी की जगह, तो नीचे क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर आ जाएगा। बोलो यार। अब यहाँ से मैं डेल्टा ओमेगा ईजिली निकाल सकता हूँ। डेल्टा टी हमें जो चेंज हुआ है टाइम में वो 0.840 सेकेंड का हुआ है। अच्छा, थीटा कितना इसने रेवोल्यूशन कंप्लीट करे हैं, देखो 365 रेवोल्यूशन कंप्लीट करें। अगर मैं इसको रेडियन में कन्वर्ट करूँ तो मल्टीप्लाइड विद 2 पाई रेडियन, इतना इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ डिवाइड बाय टी स्क्वायर। अब टाइम पीरियड देखो 1 ईयर, टी क्या है 1 ईयर, टाइम पीरियड कितना है 1 ईयर, एंड 1 ईयर में कितना होता है 365 डेज होते हैं, और 1 डे में 24 आवर, 24 आवर में 60 मिनट्स, और 60 मिनट्स में 60 सेकेंड्स। तो यहाँ से ओमेगा रेडियन पर सेकेंड में आ जाएगा, एंड दैट वुड बी अप्रॉक्सीमेटली नेगेटिव 1.94 टाइम्स 10 टू द पावर माइनस 12 रेडियन पर सेकेंड। तो इतना हमारे पास चेंज आया, इतना हमारे पास एंगुलर स्पीड कम हो गई है फ्रॉम द 100 ईयर्स ऑफ टाइम। तो अल्फा कितना आ जाएगा, डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी, डेल्टा ओमेगा माइनस 1.94 टाइम्स 10 टू द पावर माइनस 12 डिवाइड बाय डेल्टा टी। कितने में ये चेंज आया, 100 साल में चेंज आया, तो 100 ईयर्स। 100 ईयर्स में मल्टीप्लाई करोगे 365 तो इतने डेज हो गए, मल्टीप्लाई करो 25 इतने आवर्स हो गए, मल्टीप्लाई 60 इतने मिनट्स, मल्टीप्लाई विद 60 इतने सेकेंड्स, तो 100 साल में इतने सेकेंड्स हो गए। और ये तो रेडियन पर सेकंड में था ही, आंसर आ जाएगा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर में, जो कि नियरली आएगा नेगेटिव 6.14 टाइम्स 10 टू द पावर माइनस 22 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर।
तो ये रहा एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन ड्यूरिंग 100 years ऑफ टाइम एंड द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे कह रहे हैं कि वी हैव अ कारपेंटर दैट शट्स ऑफ हिज सर्कुलर सो ऑफ 10 inch डायामीटर। सो 10 इंच का डायमीटर, मैं थोड़ा इसको अच्छे से बनाया, तो 10 इंच का डायमीटर का सो है हमारे पास, और ये जो डायमीटर हमें दे रखा है ये 10 इंच दे रखा है, और ये इसका सेंटर हो गया। नाउ द ब्लेड स्लोज फ्रॉम 3984 RPM to 0 RPM in just 1.25 seconds. सो इनिशियल जो एंगुलर स्पीड हमें दे रखी है वो दे रखी है 3984 रेवोल्यूशन पर मिनट, और फाइनल तो हो जाती है 0, और टाइम कितना लिया है इससे 0 होने में, डेल्टा टी, ये दे रखा है 1.25 सेकेंड्स। दो तीन चीज़ें निकालनी है। ए में निकालना है एंगुलर एक्सेलरेशन, बी में निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी ऑन अ पॉइंट ऑन द रिम ऑफ द ब्लेड। मतलब यहाँ पे मान लो कोई पॉइंट है, तो जितना जब ये स्लो हुई होगी तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा वो निकालना है, और सी पार्ट में नेट डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। अच्छा जी, तो देखो यहाँ पे हमें बेसिकली हम लीनियर क्वांटिटीज़ भी हमें निकालनी है, तो हम एंगुलर से लीनियर में जा रहे हैं तो हमें रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अच्छा ये रहेगा कि हम पहले से ही यूनिट्स को रेडियन पर सेकंड में रखें। तो ये रेवोल्यूशन पर मिनट में है, तो हमें मालूम है कि एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं, और जो है 1 रेवोल्यूशन में कितने रेडियंस होते हैं, 2 पाई रेडियंस होते हैं। तो यहाँ से जो इसकी यूनिट आ जाएगी ओमेगा नॉट की, कितनी आ जाएगी, रेडियन पर सेकंड में आएगा, एंड दैट वुड बी 417.2 रेडियन पर सेकंड। फाइनल तो 0 हो ही रहा है, और डेल्टा टी हमें पता है। अल्फा निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ से डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी। फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल 0 है, इनिशियल 417.2 है, डेल्टा टी दे रखा है 1.25। सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा, -334 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ये तो हो गया ए पार्ट का आंसर। बी में कह रहे हैं कितना डिस्टेंस वो चला, तो हमने कितना उसका एंगल कितना वो घूमा, मल्टीप्लाइड विद द रेडियस, इतना वो चला होगा। एस इक्वल्स टू आर थीटा होता है, तो डेल्टा थीटा अगर हम एक बार निकाल ले जावें तो डिस्टेंस को निकालना कोई बड़ी बात है नहीं। तो डेल्टा थीटा वही हम एवरेज स्पीड से निकालेंगे, 1/2 ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट इनटू टी। तो 1/2 फाइनल तो 0 हो रहा है, इनिशियल 417.2 है, टी में है 1.25। सिंप्लीफाई करोगे तो प्रॉक्स 260.75 रेडियंस आएगा। तो मतलब इतना एंगल घूमा है, तो इतना अगर एंगल घूमा है तो डिस्टेंस कितना चला होगा, आर इंटू डेल्टा थीटा। आर है ये देखो, अब हमें ये चीज़ इंच में दे रखी है, 10 इंच है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 5 इंच। और दूसरी बात, ये सब हम जो आंसर है हम चाहेंगे कि उसको मीटर में दे, तो हम यूनिट कन्वर्ट कर लेते हैं। ये हो जाएगा 5, रेडियस तो 5 इंच हो गया। अच्छा, अब एक मीटर में कितना इंच होता है, 39.4 इंच होता है। देन मल्टीप्लाइड विद थीटा है 260.75। सिंप्लीफाई करो तो एस की वैल्यू आ जाएगी 33.1 मीटर, मतलब करीब 33 मीटर चला है वो। ये हो गया बी। अब जो सी पार्ट है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वहाँ पे कह रहे हैं कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पॉइंट ऑन द रिम ऑफ अ ब्लेड ड्यूरिंग डी एक्सेलरेशन। तो मान लो ये कोई पॉइंट है, यही पॉइंट मान के चलते हैं, इसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। डिस्टेंस तो हमने निकाल दिया, जितना घूमा है एंगल मल्टीप्लाइड विद रेडियस उतना उसका डिस्टेंस हो गया, बट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ ये कैसे बताओगे। तो पहले एक काम करो, कितने रेवोल्यूशन, कितने चक्कर इसने काटे वो निकालते हैं। तो डेल्टा थीटा हमने रेडियन में तो निकाल लिया था, 260.75 रेडियंस आया था। अगर मैं इसको रेवोल्यूशन में कन्वर्ट करूं तो 2 पाई रेडियन में कितना होता है, 1 रेवोल्यूशन होते हैं। तो ये आ जाएगा 41.50 रेवोल्यूशन। मतलब इतने रेवोल्यूशन इसने काटे हैं। देखो, जब इसने 41 रेवोल्यूशन जब कंप्लीट किए होंगे तब तो नेट डिस्प्लेसमेंट 0 ही है। इसके बाद आधा रेवोल्यूशन ये और चला है, आधा चक्कर इसने और काटा है। तो यहाँ से ये मूव करता 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 आधा रेवोल्यूशन मतलब जस्ट एग्जैक्टली 180 डिग्री या पाई रेडियन चला।
एग्जैक्टली 180 डिग्री चला ना, 41.5 रेवोल्यूशन काटा, इसका मतलब 41 तो पूरे चक्कर काट लिए, 41 बार चक्कर काट के वापस यहीं आ गया। 0.54 तो मतलब यहाँ से लेके एग्जैक्टली 150 डिग्री और चला। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन ये है, इनिशियल पोजीशन ये है, तो ये क्या है, ये क्या है, डायमीटर तो है इसका, तो वो कितना है 10 इंच। थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था ये, सी पार्ट। तो कितना डिस्प्लेसमेंट चला होगा, एग्जैक्टली 10 इंच, दैट इज द डायामीटर ऑफ द ब्लेड, या मैं 10 इंच लिख सकता हूँ डायरेक्टली। तो ये हो गया आंसर सी पार्ट का। इसी के साथ काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए, काफ़ी इजी से लेके बहुत कुछ क्वेश्चन इजी भी थे और कुछ टिपिकल भी थे, जैसे ये थोड़ा कंसेप्चुअल था। सो विद दिस आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो। नाउ नेक्स्ट वीडियो में भी हम क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे फ्रॉम दिस चैप्टर। सो अभी के लिए गुड बाय, अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा, थैंक यू।